पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का पहला क्वेश्चन देखें। तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के बनने के कारण जमता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 CuCO3, नंबर 2 CuOH2, नंबर 3 CuOH2.CuCO3 और नंबर 4 CuO। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है तांबे के बर्तनों के बारे में और ये कहा गया है कि नीले और हरे रंग का जो आवरण बनता है वो किस रसायन के बनने के कारण होता है। दोस्तों इसको हम तांबे पर जंग लगना भी कह सकते हैं। दोस्तों तांबे का बर्तन जब आप वातावरण में रखते हैं, बाहर रखते हैं, तो दो तीन चीज़ों के संपर्क में वो आता है। सबसे पहले संपर्क में आता है वो नमी के। दोस्तों नमी, वायुमंडल में जो नमी होती है उसके संपर्क में आता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में भी आता है और मैं कह सकता हूँ साथ में ये ऑक्सीजन के संपर्क में भी आता है। ऐसी स्थिति में तांबे का जो बर्तन है उस पर दोस्तों नीले और हरे रंग की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। दोस्तों इस परत के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि हरी या नीले रंग की जो परत बनती है वो किस प्रकार के बर्तनों पर बनती है या किस धातु से बने हुए बर्तनों पर बनती है। तो तांबा आपको याद रखना है। दोस्तों ये परत बनती है ये वाली, जिसको बोलते हैं हम कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट बोल सकते हो। दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और मैंने आपको ये प्रक्रिया यानी इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी बता दी है। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, ये कॉपर है और ये संपर्क में किसके आएगा, नमी के संपर्क में आएगा। यहाँ मैं नमी युक्त लिख देता हूँ, गैस लिख देता हूँ H2O और साथ में CO2 लिखा मैंने, CO2 के संपर्क में आया और O2 के संपर्क में आया। इन सब की जो बेसिक क्रिया है वो होती है और एक प्रकार से एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बेसिक कार्बोनेट बोल सकते हैं। अर्थात कॉपर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट का ये जो कंपाउंड है ये बनता है और नीले और हरे रंग का आवरण दिखाई देता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा। इसी के साथ दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चांदी का जो बर्तन होता है, चांदी का बर्तन किसके संपर्क में आने पर दोस्तों काली परत बन जाती है। याद रखना दोस्तों, जब चांदी का बर्तन हो, चांदी जिसको हम Ag कहते हैं दोस्तों, ये संपर्क में किसके आता है, सल्फर के। जब सल्फर के संपर्क में आता है तो चांदी काली हो जाती है, यानी काले रंग की एक परत बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं सिल्वर सल्फाइड AgS, यानी सिल्वर सल्फाइड के कारण ही चांदी पर काले रंग की परत बनती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आयरन के बारे में। दोस्तों लोहा जो होता है वो भी ऑक्सीजन के जब संपर्क में आता है तो दोस्तों फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, जिसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये भूरी परत बनती है। किस प्रकार की परत बनती है, भूरी परत। तो मैंने 3 प्रकार के पदार्थ बताए आपको, 3 प्रकार के धातु बताए हैं और तीनों प्रकार के धातुओं पर अलग अलग प्रकार की परतें बनती है। कॉपर यानी तांबा पर यदि आपसे पूछे तो आप हरे या नीले रंग की बता सकते हो, जिसको हम कॉपर कार्बोनेट कह सकते हैं। और यदि आपको चांदी के बारे में पूछे तो चांदी पर बनती है काली रंग की परत सल्फर के कारण, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। और आयरन जो होता है उस पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अर्थात मैं कह सकता हूँ नमी की उपस्थिति में आयरन जो है नमी के संपर्क में आता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बर्तन, जैसे तांबे के बर्तनों की बात करें तो तांबे के जो बर्तन होते हैं इन पर ये वाली जो परत बनी होती है, इस परत को यदि आपको उतारना हो तो आप खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू वगैरह हो गया, इमली वगैरह हो गई या कुछ और खट्टे पदार्थ, जिनसे आप यदि इनको धो लेंगे बर्तनों को तो ये जो हरे और नीले रंग की जो परत बनी है ये हट जाती है। दोस्तों आपने कभी सुना होगा यत्सद लेपन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। दोस्तों जब किसी धातु पर, धातु का मतलब यहाँ आयरन है, लोहे पर जब जंग लगती है, ठीक है, तो जंग लगने के बाद दोस्तों लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लोहा खराब हो जाता है। अर्थात लोहे को जंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, यत्सद लेपन करते हैं। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, ये जो लोहा होता है उसके ऊपर
जिंक की यानी जस्ते की क्या परत चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है जिंक की। इसे ही क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। तो इस प्रकार से 126 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनता है। दोस्तों पोटेशियम धातु जिसको हम ऐसे लिखते हैं और इसको वायु के आधिक्य में जलाना है, जलाएंगे तो एक ऑक्साइड बनेगा और उस ऑक्साइड का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, K2O, KO, KO2 और K2O2। दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा देखते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्यों सही है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हम सबसे पहले पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम की रिएक्शन करा लेते हैं सामान्य ऑक्सीजन से। दोस्तों ये सामान्य ऑक्सीजन है, ये रही -2 लिखा मैंने क्योंकि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है और पोटेशियम की प्लस। दोस्तों ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन होगा तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, एक पदार्थ बनेगा यानी यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा तो ये बनेगा K2O, ये पोटेशियम का ऑक्साइड बन गया। दोस्तों याद रखना ये सामान्य स्थिति है, यानी एक सामान्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में पोटेशियम को जलाया जाए तो K2O बनता है। क्या बनता है, K2O बनता है। सामान्य वायु की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों यदि वायु की कमी हो जाए, वायु की कमी होने का मतलब ये पोटेशियम है और यहाँ पर वायु की कमी करके मैंने केवल इस प्रकार से लिख दिया वायु की कमी, अर्थात ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या बनेगा हम सब जानते हैं कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको ये लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका K2O2। दोस्तों ये बनता है वायु की कमी से, क्योंकि हमारे यहाँ पर वायु की क्या है, कमी है। तो वायु की कमी, ऑक्सीजन की कमी की या ऑक्सीजन की कमी, या मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो तो पोटेशियम को जलाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, तो K2O2 बनेगा। सामान्य वायु की उपस्थिति में K2O बनेगा, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन की कमी के कारण K2O2 बनेगा। लेकिन दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पोटेशियम है, आप उसे जलाना चाहते हैं किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन के आधिक्य में। आधिक्य का मतलब ये लो आधिक्य, ये आधिक्य हो गया। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या बनेगा, KO2 बनेगा। क्या बनेगा, KO2। ऑप्शन नंबर देखें 3 नंबर हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बन आ गया है। तो दोस्तों याद रखना, यदि सामान्य वायु की उपस्थिति में पोटेशियम को जलाया जाए तो बनता है K2O, और वायु की बहुत ज़्यादा कमी हो और इस दौरान यदि पोटेशियम को जलाया जाए तो बनता है K2O2, और यदि वायु की अधिकता हो, बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन है, ऐसी स्थिति में पोटेशियम को जलाएंगे तो क्या बनेगा, KO2 बनेगा। उत्तर नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों इस प्रकार से, XeF4 की संरचना क्या है। दोस्तों XeF4 यानी इस प्रकार का यौगिक है, हमारे सामने है। हमें इसमें संकरण देखना है, संकरण देखने के बाद में इसमें जो स्ट्रक्चर होगी वो देखनी है और इसका जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा वो देखना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 स्क्वायर प्लेनर हो गया, वर्गाकार समतलीय। नंबर 2 टेट्राहेड्रल हो गया, चतुष्फलकीय। और नंबर 3 हो गया पिरामिड यानी पिरामिडल। और नंबर 4 है त्रिभुजीय द्विपिरामिडी यानी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें संकरण जो होता है वो sp3d2 होता है। कौन सा होता है, sp3d2। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 XeF2, नंबर 2 XeF4 और नंबर 3 XeF6। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है XeF2 जो होता है इसमें होता है sp3d संकरण होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, रेखीय होती है। XeF4 ये दोस्तों इसका संकरण जो होता है sp3d2 होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है, अर्थात वर्ग समतलीय। इसके बाद हम बात करेंगे XeF6। दोस्तों इसकी स्ट्रक्चर जो होती है sp3d3 होती है, और इसका स्ट्रक्चर होता है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 A+, नंबर 2 B+, नंबर 3 AB- और नंबर 4 O-। दोस्तों हम सब जानते हैं कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। जैसे हम सबसे पहले बात करें, यदि ब्लड ग्रुप ए है तो क्या होगा, बी है तो क्या होगा, और ए बी और ओ है तो क्या होगा। ये 4 ब्लड ग्रुप आपके सामने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ हम बात करें यदि ब्लड ग्रुप ए की तो इसमें एंटीजन ए होता है, जबकि दोस्तों एंटीबॉडी जो होती है वो बी होती है, ठीक है। इस प्रकार से ब्लड ग्रुप बी जो होता है इसमें एंटीजन बी होती है, जबकि एंटीबॉडी स्मॉल ए होती है, ठीक है। और इस प्रकार से ए बी जो ग्रुप होता है उसमें एंटीजन तो होती है लेकिन क्या नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। और इस प्रकार से ओ की बात करें तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन तो नहीं होती है लेकिन इसमें एंटीबॉडी जरूर होती है। दोस्तों ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप है। आपने कभी देखा होगा या सुना भी होगा कि मान लीजिए कोई ग्रुप ए है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीजन ए होता है, यदि इसमें एंटीबॉडी भी ए होता तो क्या होता, आपको याद रखना है। आरबीसी नष्ट हो जाती है ऐसी स्थिति में, यानी समान एंटीजन यदि मिल जाए, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाए तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, ब्लड जो होता है उसमें क्लॉट बन जाता है, उस आरबीसी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी विपरीत होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से ब्लड ग्रुप वाले रोग मिलते हैं। आपको याद रखना है बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लगभग 30 से 35% लोग जो है बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, और बहुत ही कम, मैं कह सकता हूँ रेयर लोगों में मिलता है ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ए बी ब्लड ग्रुप लगभग 10% लोगों में देखने को मिलता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक जो दाता है वो कौन है। दोस्तों 2 चीज़ें हैं, एक होता है दाता यानी सबको देने वाला। दोस्तों सबको देने वाला ब्लड ग्रुप होता है ओ, और सार्वत्रिक ग्राही का मतलब होता है सबसे लेने वाला। ग्राही का मतलब होता है लेने वाला ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ए बी ब्लड जो ग्रुप होता है वो सबसे ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ठीक है, ग्राही। जबकि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, वो सबको दे सकता है, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन बना है कि कौन सा रक्त समूह सार्वजनिक दाता है। तो यहाँ ओ जो ब्लड ग्रुप होता है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ ओ नेगेटिव जो होता है ये सार्वत्रिक दाता होता है। केवल आपसे पूछे तब ओ बता दो, यदि ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव दोनों मिले तब आप ओ नेगेटिव बताओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, उत्तर नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 पोन्नी, नंबर 2 राजा भोगम, नंबर 3 बासमती और नंबर 4 सोना मसूरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा बासमती। वैसे देखा जाए तो बासमती एक ऐसा चावल है जो भारत के अंदर वैसे मुख्यतः भारत में ही होता है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान में देखने को मिलता है। दोस्तों हिमालय के जो पर्वत पदिया इलाका है, यानी जहाँ से नदियाँ उतरती है और जो जैसे नदियों का सिंचित मैदानी भूभाग है, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, थोड़ा जम्मू कश्मीर भी हो गया, है ना, हरियाणा, पंजाब, ये वाला इलाका, यहाँ पर चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है और ये बासमती चावल यहाँ पर उगाया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि बासमती जो चावल है इस पर अमेरिका ने एक बार पेटेंट करवा लिया था, बाद में भारत ने इस पेटेंट को चुनौती दी और तब जाकर के अमेरिका की जो पेटेंट थी उसको रद्द किया गया। दोस्तों 2010 की बात करें तो बासमती चावल जो है इसको भारत सरकार ने जीआई टैग प्रदान कर दिया है। दोस्तों जीआई टैग जो होता है जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक संकेतक या जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोल सकते हैं, यानी भौगोलिक संकेतक। दोस्तों ये किसी उत्पाद को या पदार्थ को या किसी वस्तु को दिया जाता है ताकि उसे एकाधिकार प्राप्त हो जाए और उसका नाम कहीं और यूज नहीं किया जा सकता। तो ये बासमती चावल वैसे भारत का ही है। दोस्तों
2010 में जीआई टैग मिला है बासमती को, और उत्तर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं कुछ और बात करना चाहूँगा बासमती के बारे में। बासमती चावल को भारत के अंदर जो पेटेंट नियम है, हमारा पेटेंट अधिनियम जो कि 2005 में संशोधित हुआ था, इसके तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक प्रकार का कानूनी अधिकार होता है, लीगल राइट होता है, किसी उत्पाद पर दिया जाता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि जो पेटेंट दिया जाता है ये कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 20 साल के लिए। दोस्तों भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना, कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत में 1970 में पेटेंट अधिनियम यानी पेटेंट एक्ट बना था, जो आगे चल करके 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आगे चल करके इस पेटेंट अधिनियम में 2002 में संशोधन हुआ और उसके बाद में 2005 में भी संशोधन हुआ। तो आपको याद रखना है भारत में पेटेंट अधिनियम कब बना। दोस्तों 1970 में बना, जो लागू हुआ 20 अप्रैल 1972 को। उसके बाद में 2002 में संशोधन हुआ और उसके बाद में 2005 में भी संशोधन हुआ। जो नया संशोधित अधिनियम है पेटेंट अधिनियम 1 जनवरी 2005 से लागू है। दोस्तों इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में पेटेंट नियम कब आए, तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत में पेटेंट नियम 1972 जो कि बाद में आगे संशोधित हुए 2003 में। तो ये आपको याद रखना है, पेटेंट अधिनियम 1970 में आया, 2002 में संशोधित, फिर 2005 में संशोधित। तो इसी के साथ पेटेंट नियम कब बने 1972 में, और नया पेटेंट नियम कब बना 2003 में। इंपॉर्टेंट बात थी, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? नंबर 1 गोइटर, नंबर 2 स्कर्वी, नंबर 3 बेरीबरी और नंबर 4 नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा स्कर्वी। हम सब जानते हैं कि विटामिन की कमी से अभाव रोग होते हैं और स्कर्वी एक अभाव रोग है। दोस्तों विटामिन सी का पूरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी के बारे में कहा जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारे शरीर में इम्यून पावर बढ़ाता है। हमारे शरीर में यदि चोट लग जाए और घाव जो भरने के लिए हमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए, नंबर 1 प्रोटीन और नंबर 2 विटामिन सी। दोस्तों ये है विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? दोस्तों ये दांतों का रोग है, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों पर भी चकत्ते बन जाते हैं और मसूड़ों में खून आता है। ठीक है, हमारे शरीर पर भी चकत्ते बन जाते हैं, ये स्कर्वी रोग है। दोस्तों इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो आंवला जो है, आंवला उसमें बहुत सारा आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नींबू जो है उसमें भी विटामिन सी होता है। संतरा, अमरूद, स्ट्रॉबेरी यानी जो खट्टे फल फ्रूट होते हैं उनमें सब में विटामिन सी होता है। दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं जैसे इमली है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, लेकिन दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है वो विटामिन सी में, यानी टार्ट्रिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये भी हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। इसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों गोइटर की। गोइटर जिसको हम गलगंड रोग भी बोलते हैं, घेंगा भी बोलते हैं, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों गोइटर रोग। इसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों बेरी, यह विटामिन B1 की कमी से होता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है दोस्तों, बेरी रोग। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों इसे सामान्य भाषा में रतौंधी भी कहते हैं, यानी रात का अंधा। दोस्तों विटामिन ए जिसको हम रेटिनोल कहते हैं उसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। दोस्तों इस प्रकार से 131 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 स्कर्वी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पारित होती है? नंबर 1 10%, नंबर 2 25% और नंबर 3 50% और नंबर 4 60%। दोस्तों सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। पारितंत्र क्या होता है यानी इकोसिस्टम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक पारितंत्र में उत्पादक भी होते हैं और अपघटक भी होते हैं और उपभोक्ता भी होते हैं। ठीक है, इन सब के बीच में दोस्तों एक प्रोसेस चलती है, ऊर्जा जो है उसका प्रोसेस चलता है। एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा जाती है और यहाँ ऊर्जा की यदि हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि मान लीजिए पेड़ पौधों ने ऊर्जा बनाई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे क्या होंगे? उत्पादक होंगे, प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करेंगे? ऊर्जा बनाएंगे और
पेड़ पौधे अपने शारीरिक क्रियाएं करेंगे, ऐसी स्थिति में जितनी ऊर्जा पेड़ पौधे बनाएंगे उसका 90% ऊर्जा खर्च हो जाएगी। शेष 10% ऊर्जा बचेगी। ये अगले पोषण स्तर यानी प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी उपभोक्ता, कंज्यूमर जिनको बोलते हैं, उनके पास जाएगी। दोस्तों प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेंगे, ये 10% मिली है, इस 10% का 9वां हिस्सा यानी इसका 90% अपने शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं और अन्य अभिक्रियाओं में काम में ले लेंगे। जो 10% बचेगी वो अगले ऊर्जा स्तर में भेज देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा मैं कह सकता हूँ 10% ही आगे जाती है। ठीक है, जैसे प्राथमिक उत्पादकों ने बनाई ऊर्जा, तो ये अगले ऊर्जा स्तर यानी प्रथम उपभोक्ताओं को भेजेंगे 10%। प्रथम उपभोक्ता क्या करेंगे, द्वितीय उपभोक्ताओं को अपनी टोटल में से 10% भेजेंगे, बाकी 90% यूज कर लेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ये जो रूल है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का जो इस प्रकार से स्थानांतरण होता है, ये एक रूल के अनुसार होता है। उस रूल को बोलते हैं दशांश का नियम। दोस्तों इस रूल को क्या बोलते हैं, दशांश का नियम यानी 10% का नियम। दोस्तों इस नियम को किसने दिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन ने। दोस्तों प्रत्येक ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का क्षय होता है, हम सब जानते हैं, और अगले ऊर्जा स्तर में 10% ऊर्जा पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, दोस्तों मान लीजिए ये पोषण स्तर बताए मैंने, ये उत्पादकों का है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। इस प्रकार से दोस्तों सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, पेड़ पौधों के पास, फिर प्राथमिक के पास, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक। इसका मतलब दोस्तों इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है, ये सीधा पिरामिड बनता है। सीधा पिरामिड बनता है अर्थात सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पेड़ पौधों के पास, फिर धीरे धीरे तीसरे चौथे जो उपभोक्ता होते हैं उनके पास जाते जाते ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो याद रखना है, ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 133 नंबर क्वेश्चन। अमोनोकारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। नंबर 1 व्यर्थ को अमोनिया में, नंबर 2 अमोनिया को नाइट्राइट्स में, नंबर 3 नाइट्राइट्स को अमोनिया में, नंबर 4 नाइट्रेट्स को अमोनिया में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनोकारक क्या होते हैं। दोस्तों इसे अंग्रेजी में अमोनोफाइंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल है। नंबर 1 है बेसिलस, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेसिलस रेमोसस ये बैक्टीरिया है, और दूसरा है बेसिलस वल्गेरिस। दोस्तों दूसरा नाम है वल्गेरिस। ठीक है, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलस रेमोसस और बेसिलस वल्गेरिस। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं दोस्तों, ये व्यर्थ 2 पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, उनको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों व्यर्थ पदार्थ कौन से होते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनीय पदार्थों के कारण बनते हैं, जैसे नाइट्रोजनीय कार्बनिक पदार्थों से, या नाइट्रोजनीय जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। इन सब से क्या करता है दोस्तों, इनका अपघटन करते हुए इनको अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करते हैं अमोनोकारक बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल सही है, और उत्तर नंबर 1 होगा वेस्ट इन टू अमोनिया। तो न्यूक्लिक एसिड, यूरिया, यूरिक अम्ल जो होते हैं वेस्ट पदार्थ, इन सबको अपघटित करते हुए किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 होगा, पहला ही उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायो पेटेंट प्रभावी बना रहता है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं जब पेटेंट रूल की बात कर रहा था, पेटेंट एक्ट की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 20 वर्ष के लिए पेटेंट दिया जाता है, यानी प्रभावी कितने वर्ष तक रहता है, 20 वर्ष तक। उत्तर नंबर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीव में यकायक पैतृक परिवर्तन को क्या कहते हैं। दोस्तों सडनली हेरिटेबल चेंजेज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट म्यूटेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा, उत्परिवर्तन होगा, म्यूटेशन होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। दोस्तों डीएनए और आरएनए जिनकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है। ठीक है, जीन। दोस्तों जीन को हम हमारे शरीर की सबसे छोटी आनुवंशिकता की इकाई बोल सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली यूनिट होती है। और दोस्तों जीन में अचानक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी एक प्रकार से जो हमारे जेनेटिकल मैटर होता है उसमें अचानक परिवर्तन होता है। वो क्यों होता है, कब होता है, कितने प्रकार का होता है,
दोस्तों ये उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक उत्परिवर्तन होता है गुणसूत्र में, किसमें होता है? गुणसूत्र में। और दूसरा होता है दोस्तों बिंदु, जिसको हम कह सकते हैं बिंदु उत्परिवर्तन या बिंदु पॉइंट म्यूटेशन बोल सकते हो आप, पॉइंट म्यूटेशन। और ये गुणसूत्र उत्परिवर्तन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन का मतलब होता है गुणसूत्र का घट जाना या बढ़ जाना दोस्तों, और गुणसूत्र का घट जाना बढ़ जाना, ठीक है। जबकि बिंदु उत्परिवर्तन यानी डॉट म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड पार्ट होता है उस न्यूक्लियोटाइड पार्ट का घट जाना या बढ़ जाना। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको बोलते हैं हम म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 136 नंबर क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है नंबर 1 चींटियों से, नंबर 2 नेमेटोड से, नंबर 3 केंचुओं से और नंबर 4 टर्माइट से। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 केंचुओं से होगा। वर्मी कंपोस्ट दोस्तों केंचुओं की मदद से कचरे की खाद बनाने की प्रक्रिया है और ये केंचुओं से ही प्राप्त होती है खाद। इस खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और केंचुओं का वर्मी कंपोस्ट के लिए पाला जाना वर्मी कल्चर कहलाता है। दोस्तों केंचुए जो होते हैं ये जो कचरा होता है उसको खा करके अपनी जो कास्ट निकालते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, ठीक है। केंचुओं को किसान का दोस्त भी कहते हैं, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 137 नंबर दोस्तों अगला है विमपुंसन। विमपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? नंबर 1 पराग कोष हटाते हैं, नंबर 2 वर्तिका को हटाते हैं, नंबर 3 दल को हटाते हैं, नंबर 4 बाह्य दल को हटाते हैं। दोस्तों एंथर यानी परागकोश, परागकोश को हटा देना अर्थात परागकोश को हटाना की प्रक्रिया जो होती है उसको विमपुंसन प्रक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में से जो नर का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कि मेल पार्ट, उसको दोस्तों फ्लावर पर जो मेल पार्ट होता है उसको हटाने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम विमपुंसन कहते हैं, ठीक है। दोस्तों इसे अंग्रेजी में आप इमस्कुलेशन भी बोल सकते हो, इमस्कुलेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों एंथर यानी पुंकेसर या परागकोश जो होता है उसको हटा देना ही क्या कहलाता है? विमपुंसन। ये दोस्तों ये मेल पार्ट होता है पुष्प का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जीवाणु से प्रतिबंधित एंजाइम प्राप्त होते हैं? दोस्तों प्रतिबंधित एंजाइम 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ई कोलाई, आई एक्वाटिकस और नंबर 3 एच इन्फ्लुएंजी और नंबर 4 सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि सारे है नहीं, यानी 3 नंबर ऑप्शन नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ई कोलाई को ही काम में लिया जाता है, ठीक है। दोस्तों रिकॉम्बिनेट तकनीक तो आपने सुनी होगी जिसको हम पुनर्योगेश तकनीक भी कहते हैं। एक ऐसा जीव जिसका डीएनए जो होता है उस डीएनए को परिष्कृत करना होता है और दूसरे जीव के में इसे स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो इच्छित डीएनए होता है उसको और वाहक डीएनए को, यानी मैं कह सकता हूँ कि वाहक डीएनए के माध्यम से इच्छित डीएनए जो है उसका ट्रांसप्लांट करना होता है। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक यानी पुनर्योगेश तकनीक कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने के काम आते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो डीएनए को जोड़ने के काम आते हैं। दोस्तों जब हम इच्छित डीएनए को क्या करते हैं काम में लेते हैं और हम पुराना जो डीएनए है किसी जीव का उसको हटाते हैं, तो डीएनए को काटना होता है और काटने की जो प्रक्रिया होती है इसके लिए जो एंजाइम काम में आता है उसको हम आणविक कैंची कहते हैं। क्या कहते हैं? आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची को अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एंजाइम को आपके डीएनए के जो पार्ट होते हैं उसको काटने के काम आता है, ठीक है। इसी के साथ हम बात कर सकते हैं दोस्तों एक और एंजाइम होता है जिसको हम लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइगेज एंजाइम। और लाइगेज एंजाइम का क्या काम होता है? दोस्तों लाइगेज एंजाइम क्या करता है, 2 डीएनए जो होते हैं इच्छित डीएनए को वापस जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसमें लाइगेज एंजाइम काम आता है। तो याद रखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को काटने के काम आता है, लाइगेज एंजाइम इच्छित डीएनए को पुनः जोड़ने के काम आता है
और इस प्रकार से इन एंजाइम की क्रिया विधि के माध्यम से, इन एंजाइम्स के उपयोग से जो तकनीक काम में ली जाती है उस तकनीक को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर ये पहला और दूसरा दोनों सही है, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? नंबर 1 मक्का, नंबर 2 एंटीराइनम, नंबर 3 हिरेशियम और नंबर 4 बीन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 हिरेशियम होगा। हिरेशियम क्या होता है ये जानने का विषय है दोस्तों, क्योंकि मटर के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया है कि मेंडल जो है, जिसको हम आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, और मेंडल ने ही मटर का पौधा काम में लिया था, क्योंकि उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं और एक शाकीय पौधा होता है और वर्ष में 2 या 3 बार हम इसको उगा सकते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा काम में लिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों मटर के पौधे के साथ साथ एक और पौधा भी काम में लिया था। इस पौधे का नाम है हिरेशियस। दोस्तों हिरेशियम, माफ़ी चाहूँगा, हिरेशियम। हिरेशियम क्या होता है दोस्तों? ये सूरजमुखी परिवार का पादप होता है। इस पादप को काम में लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मेंडल ने 3 नियम बताए थे, आपको याद होगा, यदि याद नहीं है तो याद रखना चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम और नंबर 3 स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो ये है मेंडल की बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुणसूत्रों के जाल को अभिरंजित नहीं कर सकते। नंबर 1 क्रिस्टल वॉयलेट से, नंबर 2 हिमेटोजाइलिन से, नंबर 3 कार्बिन से, नंबर 4 फ्यूल जन अभिरंजन से। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा, क्रिस्टल वॉयलेट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 141 नंबर, 2 या अधिक भिन्न आनुवंशिक युक्त पादपों को क्रॉस कर फसल की नई किस्म का निर्माण क्या कहलाता है? दोस्तों अब हमें क्या करना है, 2 अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युक्त पादपों को क्रॉस करना है और क्रॉस करके हमें नई फसल तैयार करनी है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर 1 संकरोस, नंबर 3 अलैंगिक जनन, नंबर 3 उत्परिवर्तन और नंबर 4 संकरण। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। दोस्तों क्या होता है कि एक प्रजाति जो है उसका केंद्रक निकाल करके दूसरी प्रजाति के केंद्रक से संलयन करवाकर नई प्रजाति प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, साइब्रिड। ये तो है हाइब्रिडाइजेशन, मैं कह सकता हूँ संकरण, और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है साइब्रिड। क्या बनता है? साइब्रिड। यदि पूछा जाए तो क्या करोगे? इसमें दोस्तों एक प्रजाति का केंद्रक और दूसरे प्रजाति का जो जीव द्रव्य होता है उनका आपस में संलयन करा करके नई जाति प्राप्त की जाती है, उसे साइब्रिड कहते हैं। तो इस प्रकार से 141 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 संकरण होगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, फास्फोरस चक्र। दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होता है गैसीय चक्र, नंबर 2 होता है अवसादी चक्र और नंबर 3 होता है जलीय चक्र। दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 गैसीय चक्र। गैसीय चक्र में दोस्तों कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये 3 प्रकार के साइकिल होते हैं, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, तीनों गैसीय चक्र में आते हैं। अवसादी जिसको हम तलछटी चक्र भी बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल भी बोलते हैं। दोस्तों इसमें फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र अवसादी अवसादी चक्र के उदाहरण होते हैं, और जलीय में जल का होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 फास्फोरस चक्र होगा, क्योंकि फास्फोरस चक्र जो है वो अवसादी तलछट चक्र होता है, सेडिमेंट्री होता है, न कि गैसीय प्रकार। तो इस प्रकार से 142 नंबर क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है। 143 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से भारतीय वैज्ञानिक को 2016 हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? नंबर 1 BR रेड्डी, नंबर 2 UR राव, नंबर 3 NR रेड्डी और नंबर 4 FR राव। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 UR राव होगा। दोस्तों UR राव जिनका पूरा नाम है उडुपी रामचंद्र राव, दोस्तों ये इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मैं कह सकता हूँ भारत के लिए जो इसरो के लिए काम किया
अंतरिक्ष के लिए काम किया और हमारे देश का नाम रोशन किया इन्होंने। और 2016 में इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जब अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का की जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में 2016 में इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। दोस्तों आपको याद होगा 1975 के अंदर 1975 में हमने एक उपग्रह प्रक्षेपित किया था, आर्यभट्ट हमारे देश का पहला उपग्रह था, स्वदेश निर्मित। उस दौरान जो उस उपग्रह का नेतृत्व करने का या उस टीम का नेतृत्व करने का श्रेय UR राव को ही जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 144 नंबर। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन है? नंबर 4 नंबर ऑप्शन 4 आपके सामने। नंबर 1 विदेश संचार निगम लिमिटेड, नंबर 2 विप्रो लिमिटेड, और नंबर 3 इंफोसिस लिमिटेड, और नंबर 4 टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 विदेश संचार निगम लिमिटेड होगा। दोस्तों हमारे भारत देश में 90 के दशक में इंटरनेट आया और सबसे पहले 15 अगस्त 1995 का दिन था जब तत्कालीन विदेश संचार निगम लिमिटेड ने हमारे देश में इंटरनेट सेवा शुरू की थी। तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट सेवा की शुरुआत की थी। किसने? विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। आगे चल करके दोस्तों इसका नाम क्या बन गया? टाटा कम्युनिकेशन नाम पड़ गया है। वर्तमान में आपको याद रखना है विदेश संचार निगम लिमिटेड का नाम क्या है? टाटा कम्युनिकेशंस है। ठीक है, तो ये तो है 1995 की बात। और 1995 के बाद, क्योंकि उस दौरान विदेश संचार निगम लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम था, आगे चल करके 1998 में भारत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए मान्यता दे दी थी। तब तक विदेश संचार निगम लिमिटेड ही इंटरनेट प्रोवाइड कराता था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में क्या प्रयोग होता है? दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? OSI मॉडल की फिजिकल लेयर में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा, कोएक्सियल केबल होगा। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 146 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसरो के वाणिज्यिक शाखा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमर्शियल विंग ऑफ इसरो? नंबर 1 अंतरिक्ष, नंबर 2 लूनर, नंबर 3 स्पेस, और नंबर 4 DRDO। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 अंतरिक्ष होगा। दोस्तों इसे एंट्रिक्स भी बोलते हैं, एंट्रिक्स, और इसे अंतरिक्ष भी बोलते हैं। ये भारत की वाणिज्यिक और विपणन शाखा है, अर्थात कॉमर्शियल विंग है। और इस शाखा का मुख्य उद्देश्य होता है भारत के साथ साथ दूसरे देशों के अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करना। दोस्तों अब वर्तमान में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना जा रहा हूँ, वो दोस्तों है NSIL। यानी NSIL का मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भारत की यानी इसरो की एक नई वाणिज्यिक शाखा है। एंट्रिक्स के स्थान पर इसको शुरू किया गया है। नया नाम क्या है? NSIL। पूरा नाम है दोस्तों न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा है और सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है। जुलाई 2019 में इसके गठन की घोषणा हुई थी, बाद में इसका गठन भी कर लिया गया है। और इसरो की एक नई कॉमर्शियल यूनिट है ये, जिसका नाम है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो एंट्रिक्स के स्थान पर कौन आ गई? अब NSIL आ गई है। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की नई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नामक जो वाणिज्यिक शाखा है, इसके द्वारा पहला उपग्रह कौन सा स्थापित किया गया है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला विदेशी उपग्रह कौन सा प्रक्षेपित किया, तब भी आपको याद रखना है। दोस्तों अमेजन ब्राज़ील का है, अमेजोनिया, जिसको हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है NSIL द्वारा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा। चलिए दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन 147 नंबर, एक खुला ऑडियो संपीड़न प्रारूप है, इज एन ओपन ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या उत्तर होगा? AIFF, नंबर 2 ऑग वॉर्बिस, नंबर 3 ATRAC, नंबर 4 ट्विन VQ। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? नंबर 1 डिवाइस ड्राइवर, नंबर 2 टेली, नंबर 3 स्प्रेडशीट, और नंबर 4 टेक्स्ट संपादक। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 डिवाइस ड्राइवर होगा। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। 149 नंबर क्वेश्चन है, map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। नंबर 1
विंडोज़ पर, नंबर 2 लिनक्स पर, नंबर 3 रेड हैट पर, नंबर 4 मैक पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा विंडोज़। विंडोज़ पर काम करता है कौन दोस्तों? map.net GIS सॉफ्टवेयर विंडोज़ पर काम करता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, एस्केट सेट फर्स्ट के लिए उपग्रह है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, संचार, शिक्षा, मौसम पूर्वानुमान और जीपीएस। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा मौसम पूर्वानुमान। 26 सितंबर 2016 का दिन था, तब हमारे इसरो ने एस्केट सेट नामक इस उपग्रह को लॉन्च किया। दोस्तों ये मौसम का पूर्वानुमान यानी मौसम के बारे में भविष्यवाणी करने में उपयोगी साबित होगा और ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया 26 सितंबर 2016 को। दोस्तों ये था हमारा आज का साइंस का वीडियो।